So, hello friends, once again, good evening. Welcome to JS Civil. तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्या रिटेनिंग वॉल। हाँ, सेपरेट की स्पेलिंग जो है वो गड़बड़ हो रखी है। ठीक है, करवाएंगे उसे सही। बल्कि एक्चुअली सही वाला वो है, बैनर में लगा गलत वाला देता हूँ शायद। ठीक है, रिटेनिंग वॉल। आ जाएं सभी, जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं। तो रिटेनिंग वॉल अभी तक हम लोग कहाँ पढ़ते थे? सॉइल मैकेनिक्स में। चैप्टर क्या होता था? अर्थ प्रेशर थ्योरीज। याद है? एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर। तो हमारे पास कोई भी अगर लूज पार्टिकल या कोई भी लूज मटेरियल होता है ना, तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है आपकी? उस स्लोपी फॉर्म में आ जाता है। प्रतीक, मुझे लगता है आपने शायद आज शाम का क्यूआरपी वाला सेशन नहीं देखा बालक। शाम में क्यूआरपी वाले ने बताया कि टोटल 6 मैराथन क्लासेस हैं। एक मैराथन क्लास का थंबनेल जो है वो थोड़ा लाइट हो गया, मेरे ख्याल से उसी में होगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर भी देख लूंगा, अगर ऐसा है तो करवा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी नया टॉपिक कौन सा स्टार्ट होगा इसके बाद मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो भाई मेरे ख्याल से अब सब दोस्त आ चुके हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, आपको मालूम है कि जो भी लूज मेटेरियल है कभी इस तरीके से नहीं रह पाता। ये आपका क्या हो जाता है, नेचुरली इसकी टेंडेंसी होती है कुछ इस तरह से, एक स्लोपी फॉर्म में रहता है। इस तरह से एक एक नेचुरल टेंडेंसी होती है मेटेरियल की इस तरह से रहने की। और एक ये नेचुरल एंगल भी फॉर्म कर लेता है। उस नेचुरल एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। समटाइम्स एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी उसी सेंस में यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फाई एंगल बोल देते हैं। ठीक है, फाई फाई बोल देते हैं। अब अगर मुझे इसको, इस मटेरियल को इस फॉर्म में रखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स, जो स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाएंगे उनको क्या बोलते हैं? रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि जितना भी मटेरियल ये है आपका, मतलब ये वाला जो मटेरियल होगा, इस पूरे की टेंडेंसी क्या होगी? इस प्लेन पर नीचे स्लाइड करने की होगी। जब ये स्लाइड करेगा तो यहां पर अगर मैं कोई भी स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है, तो जब ये नीचे की ओर स्लाइड करेगा तो इसे क्या करेगा? अवे, दूर की ओर पुश करेगा। दूर की ओर क्या करेगा? पुश करेगा। राइट, तो यही आपकी क्या है? इसी को हम बोल देते हैं रिटेनिंग वॉल। ठीक है, यहां पर आपको ऐसे दिख रही है, लेकिन वास्तव में आपको ये मालूम है कि ये
अंदर की ओर आपको इसकी फुल क्या मिलेगी, लेंथ मिलेगी, लेंथ मिलने वाली है। ठीक है, क्लास के बाद बात करेंगे और मैं खुद एक बार चेक कर लूँ अगर ऐसा है तो, कहीं नंबरिंग तो गड़बड़ नहीं होगी है। ठीक है, क्लासेस की नंबरिंग वगैरह तो गड़बड़ नहीं, सब देख लेंगे, फिलहाल इसको देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो मटेरियल है इसको रिटेन करने के लिए हम, ये जो हमने रिटेनिंग वॉल बनाई है इसका केवल अपना वेट, इसका जो खुद का वेट था केवल वो वर्क कर रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं, आपको मालूम है, जल्दी जल्दी आ रही है भाई, मैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब आप में से काफी स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे होंगे इस टॉपिक को, तो मैं इसलिए अभी आराम आराम से धीरे धीरे लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो वेट लगेगा W, वो कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। अब ध्यान दीजिएगा कि जो सॉइल का प्रेशर होता है, आपको मालूम है कि अगर रिटेनिंग वॉल का मूवमेंट, अगर वॉल का मूवमेंट सॉइल से या रिटेनिंग मटेरियल से दूर होता है तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। क्या बोलते हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, और इस एक्टिव अर्थ प्रेशर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं के ए गामा एच, जहां ये टोटल हाइट हमारे पास कितनी होती है, एच होती है। अब आपको बहुत बार ये बताया जा चुका है कि जब कभी भी इस तरीके से वेरिएबल प्रेशर हो, वेरिएबल लोड हो या वेरिएबल स्ट्रेस हो, तो टोटल फोर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो ये एरिया कितना रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ के ए गामा एच और इंटू एच। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है, ये जो वॉल है इसकी यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स मिलता है। जैसे हमने बीम के डिजाइन में भी देखा था। तो अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना है तो मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा, लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको यहां पर अंदर की ओर इसको अगर मैं 1 मीटर मान लूं, 1 मीटर, ठीक है, तो इनटू मैं क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा, तो P इज इक्वल्स टू जाएगा हाफ के ए गामा एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल की यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स है। और ये कहां लगेगा बच्चे, तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगी वो कहां पर होगी, ये हाइट कितनी रहेगी, ये रहेगी h/3। बेस से कहां पर लगेगा, h/3 पर लगेगा। ये बात सभी एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा, तो पहली बात ध्यान देना, जब ये फोर्स इधर लगेगा, जब ये फोर्स यहां पर लगेगा, तो इस फोर्स के इफेक्ट की वजह से पूरी की पूरी वॉल जो है वो क्या करेगी, इस तरह से स्लाइड करने लगेगी। जब ये स्लाइड करेगी तो ऑब्वियस सी बात है ये कहां पर है, ग्राउंड पर है। तो यहां पर इस पर क्या लग रहा है, ये P लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लोड। तो यहां क्या लगेगा, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कितना लगेगा, ये लगेगा म्यू इंटू डब्ल्यू। तो वेट जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शन फोर्स उतना ज्यादा होगा, और ये इसको क्या कर देगा, रजिस्ट कर देगा। ठीक है, तो ग्रेविटी के थ्रू, तो ऑब्वियस सी बात है मटेरियल आपको यहां पर क्या चाहिए होगा, ज्यादा चाहिए होगा। एक बात यहां पर और होगी कि इस लोड की वजह से, इस लोड की वजह से क्या होगा, ये रिटेनिंग वॉल जो है इस तरीके से रोटेट भी करने लगेगी,
इस तरह से टॉपल भी कर सकती है। तो ये किस पॉइंट के अबाउट घूम रही है? तो ये इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, इस पॉइंट के अबाउट। तो इस पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है? इस पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है? ये जो है लोड हॉरिजॉन्टल, इसका मोमेंट लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। ठीक है, तो इस P का जो मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज और कितना है? P इंटू H/3, H/3 ये हो गया ओवर टर्निंग मोमेंट। लेकिन ये जो वेट है, इस वेट का इसके अबाउट क्या है? क्लॉकवाइज मोमेंट। तो इसी पॉइंट के अबाउट यहां पर एक क्लॉकवाइज मोमेंट भी आ रहा है, और वो कितना आ रहा है आपके पास? W इंटू, ठीक है, W इंटू, वो डिपेंड करेगा कि यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो मैं W इंटू एक्स बार बोल देता हूं, W इंटू क्या बोल देता हूं? एक्स बार। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है? एक्स बार है। ठीक है, तो ये जो भी पीछे मटेरियल जो बैकफिल था, इस बैकफिल के दो इफेक्ट थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैकफिल। इस बैकफिल के दो इफेक्ट थे, एक स्लाइडिंग और दूसरा ओवर टर्निंग। इन दोनों इफेक्ट को ये रिटेनिंग वॉल अपने वेट के थ्रू क्या करती है? काउंटर करने की कोशिश करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, बैकफिल की हाइट जितनी ज्यादा होगी, अब आप देखिएगा जो स्लाइडिंग फोर्स है, हमारा जो स्लाइडिंग फोर्स है P, वो कितना है? हाफ के ए गामा एच स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन यहां पर देख लीजिएगा कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर। और याद रखना, ये पर यूनिट लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पर यूनिट लेंथ ऑफ रिटेनिंग वॉल। और दूसरा है आपका ओवर टर्निंग मोमेंट, ओवर टर्निंग मोमेंट MO। ये कितना था? P इंटू H/3। ये रहेगा 1/6 के ए गामा एच क्यूब। तो यहां से मैं कह सकता हूं MO इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H की पावर 3। तो भैया जैसे जैसे H की वैल्यू बढ़ेगी, P भी बढ़ेगा और ओवर टर्निंग मोमेंट भी बढ़ेगा। तो इसको रजिस्ट करने के लिए, इसको रजिस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा वेट चाहिए होगा, और ज्यादा वेट चाहिए होगा तो मटेरियल ज्यादा लगेगा, और मटेरियल ज्यादा लगेगा तो इकोनॉमी खतरे में आ जाएगी, इकोनॉमी खतरे में आ जाएगी। ठीक है, जब इकोनॉमी खतरे में आ गई तो सिविल इंजीनियर्स ने दिमाग लगाया और उन्होंने एक इस तरह की शेप की एक रिटेनिंग वॉल बनाई। या चलो मैं सीधे वर्टिकली बना रहा हूं। देखिएगा, अब आप मुझे बताओ, ये जो बॉटम वाला पार्ट है, इसके बनाने से क्या हो गया? पहले था आपका वो ग्रेविटी टाइप रिटेनिंग वॉल, और अब है आपका एल शेप रिटेनिंग वॉल। क्या है? एल शेप रिटेनिंग वॉल। अब क्या होगा? बता सकते हैं अब क्या होगा? अब बच्चे ये होगा कि यहां पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा P, नो डाउट, जिससे ये वॉल आपकी इस तरह से स्लाइड करने की कोशिश करेगी।
बट यहां पर अब फ्रिक्शन फोर्स जो जनरेट होगा F इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स W1 प्लस W2 आएगा। एग्जैक्टली आलोक, बहुत बढ़िया। सॉइल का वेट भी डेड लोड प्रोवाइड कर देगा, तो इसका अपना वेट तो था ही था W1, और साथ ही साथ ये जो सॉइल थी इसका वेट W2, यानी कि जो सॉइल का वेट अभी इसको डिस्टेबलाइज कर रहा था वही इसको क्या करने लगा, स्लाइडिंग में क्या करने लगा, सेफ्ट। अभी की नहीं बनाई, दिस इज नॉट की, ये की नहीं है, अभी हमने केवल हील प्रोवाइड की है, एल शेप बनाया, दिस इज नॉट की। शेयर की अलग है, बताएंगे, वो नहीं है। तो ऐसा करने से क्या हो गया भैया, आपका यहां पर बढ़ गया फ्रिक्शन, राइट। और उसी के साथ साथ अब देखो इस पॉइंट के अबाउट जब इसकी वजह से ओवर टर्निंग होगी तो ये W1 और W2 इन दोनों की वजह से क्या होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक सिंपल सा इनोवेशन किया कि इसमें एक बॉटम स्लैब और प्रोवाइड कर दी, तो बॉटम स्लैब प्रोवाइड करने से जिस सॉइल को रिटेन करना था, जो इसे अभी डिस्टेबलाइज कर रही थी, वही स्टेबलाइज करने लगी, है ना। कोई डायलॉग था ना कि हम तो दूसरों के फेंके हुए पत्थरों से भी घर बना लेते हैं ठीक है, तो ये वही वाली बात हो गई कि जो निगेटिव था उसको भी हमने क्या कर लिया, पॉजिटिव सेंस में यूज कर लिया, ठीक है। अब लेकिन अभी भी क्या होता कि ओवरटर्निंग इस पॉइंट के अबाउट हो रही थी, तो ये जो रीस्टोरिंग मोमेंट था यहां से इसकी लीवर आर्म बहुत कम थी, तो हमने क्या कर दिया, इसमें एक और इनोवेशन किया, और वो इनोवेशन था टी शेप रिटेनिंग वॉल। टी शेप में हमने क्या कर दिया, यहां पर एक टो प्रोवाइड कर दिया। अब क्या होगा देखो, रिटेन अब इस पॉइंट के अबाउट ओवर टर्निंग होगी। अब ये पूरा सिस्टम जब रोटेट करेगा तो इस पॉइंट के अबाउट करेगा, इसके अबाउट तो कर नहीं सकता, इस पॉइंट के अबाउट। अब अगर इस पॉइंट के अबाउट करेगा तो देखो इसकी हाइट तो उतनी ही रही, जो ओवर टर्निंग मोमेंट था वो तो उतना ही रहा, लेकिन लीवर आर्म बढ़ गई, तो इस W1 से और इस W2 का क्या हो गया, जो काउंटर मोमेंट है वो बढ़ गया, ठीक है। और इस तरीके से फाइनली आपके पास क्या हो गया, टी शेप रिटेनिंग वॉल आ गई। जल्दी बताइए, ग्रेविटी वॉल से हम लोग कैसे पहुंचे एल शेप पर, और एल से कैसे पहुंचे टी शेप पर, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया। एल शेप बना देने से क्या हो जाता है, फ्रिक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, स्लाइडिंग के अगेंस्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ जाता है, और ये टू स्लैब प्रोवाइड कर देने से आपका क्या हो जाएगा, ओवर टर्निंग के अगेंस्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगा, ठीक है। बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, हो जाता है कि ये जो लेटरल फोर्स है, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, इन दैट केस जब ये फ्रिक्शन यहां पर सफिशिएंट नहीं होता, जब ये फ्रिक्शन यहां पर सफिशिएंट नहीं रहता है, तो हम यहां पर एक शीयर की प्रोवाइड कर देते हैं। शीयर की प्रोवाइड करने से क्या होगा, सर हमेशा हाइट ऑफ बैकफिल एंड रिटेनिंग वॉल सेम रहती है। अरे आपकी मर्जी, आप ज्यादा ऊंची बनाओ, किसी ने मना किया है, जितना पैसा उतनी ऊंची बनाओ समझ गए। अब देखिए यहां पर भी, इसमें भी कारीगरी है। इसमें क्या होगा, जब ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से स्लाइड करेगा, तो स्लाइड करने के प्रोसेस में यहां नीचे भी तो सॉइल है, तो यहां पर लगेगा पैसिव प्रेशर, याद रखिएगा पैसिव प्रेशर। और पैसिव प्रेशर जो होता है वो एक्टिव प्रेशर से ज्यादा होता है। पैसिव प्रेशर क्या होता है, एक्टिव प्रेशर से ज्यादा होता है। ये वाला प्रेशर आपका कौन सा है, एक्टिव प्रेशर, और ये वाला प्रेशर कौन सा है, पैसिव प्रेशर, ठीक है।
जब वॉल सॉइल से दूर जाती है तो एक्टिव प्रेशर, और जब वॉल सॉइल को पुश करती है, तो जब ये वॉल इधर स्लाइड करेगी तो यहां पर जो सॉइल होगी ये शेयर की उस सॉइल को इस साइड में पुश करने की कोशिश करेगी, तो बदले में सॉइल इस पर अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगाएगी। दिस इज पैसिव प्रेशर। तो पैसिव प्रेशर बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है आपको। तो अब जो टोटल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस मिलेगी, अब जो टोटल फ्रिक्शन आपको मिलेगा वो मिलेगा म्यू टाइम्स सिग्मा डब्ल्यू और प्लस पैसिव प्रेशर वाला फोर्स जो यहां पर लगेगा। ठीक है, तो ओवरऑल कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। मैं हील को टो बता रहा हूं भैया, यही तो टो होता है, ये हील होती है। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ जरा। ठीक है, दिस इज हील, दिस इज टो। ये टो है बेटा, ये हील है। मोहित पहली बार क्लास कर रहे हो लगता है आज। क्यों बालक, क्यों मोहित पहली बार लाइव आए हो आज? ठीक है, पहली बार भी आया लगता, थोड़ी देर से भी आए हो। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रिटेनिंग वॉल क्या होती है, फटाफट यहां पर देख लेना आप कि हमारे पास इस तरह से लूज मेटेरियल होता है। अभी आजकल कोल का ठीक है, कोल की शॉर्टेज हम लोग सुन रहे थे, तो ये कुछ बैकफिल कोल हो सकता है, बजरी, ग्रेवल, सैंड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी होती है नीचे की ओर जाने की। ठीक है, नीचे की ओर जाने की इस तरह से। तो इसको यहां पर रिटेन करने के लिए हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उनको बोलते हैं रिटेनिंग वॉल। ठीक है, तो जनरली ये जो मेटेरियल होता है वो सॉइल की फॉर्म में होता है, तो हम लोगों ने एक्टिव पैसिव अर्थ प्रेशर पढ़ रखा होता है, तो हमें मालूम है इसकी वजह से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है जो बेस से h/3 पर लगता है। इसके दो इफेक्ट होते हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम स्लाइड कर सकता है और ओवरटर्निंग हो सकती है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, इस सिस्टम का जो वेट होता है वो वेट क्या करता है, ओवरटर्निंग मोमेंट को भी रजिस्ट करता है और बेस पर फ्रिक्शन के थ्रू स्लाइडिंग को भी रजिस्ट करता है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि पहले केवल इतना पार्ट होता था, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया ग्रेविटी, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। तो इसका ऑब्वियसली बात है वेट बहुत ज्यादा देना पड़ता था। हमने इकोनॉमी करने के लिए क्या किया, ऊपर इतना ज्यादा वेट लगाने के बजाय हमने यहाँ पर ये बेस में ये स्लैब और प्रोवाइड कर दी। बेस में स्लैब प्रोवाइड करने से क्या हो गया, अब ये जो बैकफिल था इसका वेट भी यहाँ पर इस तरह से लगने लगा, जिससे आपका ओवरऑल फ्रिक्शन बढ़ गया और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। राइट, तो स्लैब देने से क्या हो गया, आपकी रिटर्न जो रजिस्टिंग मोमेंट है उसकी लीवर आर्म बढ़ गई, तो और ज्यादा सेफ हो गया। फिर भी मान लो कि हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग फोर्स बहुत ज्यादा है, तो उसको रोकने के लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, शीयर की प्रोवाइड कर दी। ठीक है, शीयर की से बस ये समझ लो कि ये पूरा का पूरा सिस्टम एक तरीके से क्या हो गया, नीचे सॉइल में फंस गया। अब उतनी जल्दी जो है वो स्लाइड नहीं करेगा, उतनी जल्दी स्लाइड नहीं करेगा। बस इतना सा आपका क्या हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग जरा थोड़ा सा इसको और देखते हैं। जितना समझने का स्टार्टिंग में, बाकी सब फिर कोडल प्रोविजन है उनको देखना है और क्वेश्चंस पे आगे बढ़ना है। इस टाइम हो गया।
यहां पर ध्यान दीजिए। अब एक बात बताओ, जो आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है वो यहां लग रहा है, यहां से h/3 पर। इस फोर्स की वजह से स्टेम जो होगा, फिर बता दें, ये देखो पूरा ये अंदर की ओर इस तरीके से आपका क्या होगा, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये वॉल है, जैसे दीवार है उस तरीके से ये है। ठीक है, फिलहाल हम इसको बनाते नहीं है। अब ये बताइए कि इसकी वजह से क्या होगा, ये बाहर की ओर इस तरह से मोमेंट लगेगा। अब ये वाला एंड तो क्या हो गया, नीचे फिक्स हो गया, ये वाला एंड तो क्या कर गया, नीचे फिक्स कर गया, तो ये एंड क्या हो गया, फिक्स्ड एंड हो गया, और ये ऊपर क्या हो गया, फ्री एंड। तो एक तरीके से आपका क्या बन गया, ये कैंटिलीवर। तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड एंड, और ये हो गया फ्री एंड। तो ये पूरा सिस्टम आपका किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैंटिलीवर की तरह। एंड दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल क्यों बोल रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर ये कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल बन गया तो हम इसमें रीइंफोर्समेंट किधर प्रोवाइड करेंगे, हम रीइंफोर्समेंट किधर प्रोवाइड करेंगे, बैकफिल साइड में या फ्रंट साइड में। दिस इज फ्रंट, फ्रंट साइड या फ्रंट फेस, एंड दिस इज बैकफिल साइड। बैकफिल साइड बोल दो या बैकफिल फेस बोल दो, एंड दिस इज फ्रंट फेस। ठीक है, तो स्टेम की बात कर, अभी हम केवल स्टेम की बात कर रहे हैं। तो स्टेम में जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो क्या होगा, याद रखिएगा, वर्टिकल रीइंफोर्समेंट होगा इस तरह से। और कौन सी साइड में होगा, बैकफिल साइड में होगा। कहां होगा, बैकफिल साइड में। तो टॉप व्यू में आपका जो मेन रीइंफोर्समेंट है वो इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, यहां से हम देखेंगे तो ये रीइंफोर्समेंट दिखाई देगा, और ऊपर से देखने पर ये, तो ये बेसिकली नीचे की ओर इस तरीके से रीइंफोर्समेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, स्टेम में जो आपका मेन रीइंफोर्समेंट होगा, स्टेम में जो मेन रीइंफोर्समेंट होगा वो आपका क्या होगा, बैकफिल साइड में होगा। अब याद रखिएगा, इट इज जस्ट लाइक स्लैब। इसको हम लोग बिल्कुल किस तरह से डिजाइन कर रहे हैं, एकदम स्लैब की तरह से डिजाइन कर रहे हैं। तो आपको मालूम है, जब हम लोग स्लैब की तरह डिजाइन करते हैं तो स्लैब में हमको सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट भी देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। तो ये आपका मेन रीइंफोर्समेंट हो गया। अब यहां पर आपको सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट देना है, तो वो आपका सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट इस तरह से जाएगा जो आपको यहां दिखेगा। जस्ट लाइक स्लैब। यहां तक कोई दिक्कत? अभी एक एक करके पॉइंट में आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिलहाल जितना बता रहे हैं उतने पर ध्यान देना है आपने। ठीक है,
चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, भाई जो यहां पर बैकफिल भरा है उसका वेट कहां लग रहा है, नीचे, और इसका वेट भी लग रहा है यहां पर। तो इस सब की वजह से क्या यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा। ठीक है, अब बताइए जो हील स्लैब होगी उसमें रीइंफोर्समेंट आप कहां प्रोवाइड करेंगे? हील स्लैब में रीइंफोर्समेंट आप कहां प्रोवाइड करेंगे? बॉटम में या टॉप में? बॉटम में या टॉप में? मेन रीइंफोर्समेंट कहां प्रोवाइड करेंगे, यहां पर, ऊपर या नीचे? मेन रीइंफोर्समेंट बताना है आपने, मेन रीइंफोर्समेंट कहां प्रोवाइड करेंगे? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि नो डाउट नीचे से ऊपर की ओर रिएक्शन मिल रही है, बट बेटा ये दिस इज रिएक्शन, राइट? ये जो नेट लोड है यही लोड नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ऊपर से इंटेंसिटी ज्यादा होती है, नीचे से कम। तो जो नेट इफेक्ट होता है हील स्लैब पर वो ये होता है कि आपके पास ये इस तरीके से डाउनवर्ड, डाउनवर्ड साइड में इस तरह से बेंड करती है। इस तरह से बेंड करती है, तो ये भी कैंटिलीवर ही बनती है। ये भी आपका क्या है, कैंटिलीवर की तरह ही बिहेव करेगी। हाँ, तो टॉप लोड की वजह से बेंडिंग होगी, नीचे वाला ये जो प्रेशर है उसको रजिस्ट तो करेगा, ठीक है, रजिस्ट तो करेगा, बट नेट बेंडिंग जो होती है वो इसकी डाउनवर्ड बेंडिंग होती है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो रीइंफोर्समेंट आएगा वो कहां आएगा, आपका टॉप में। ठीक है भाई, तो यहां पर जो आप रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो कहां प्रोवाइड करेंगे, यहां प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यहां प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हो गया? इस पर भैया कभी चप्पल पहन के सड़क पर घूम रहे हो और पैर के नीचे कुछ थोड़ी सी पथरी वथरी आ गई, बजरी आ गई, तो चप्पल मुड़ती है या नहीं मुड़ती है? सॉइल है ना भाई, सॉइल है, सॉइल डिफॉर्म होती है, सॉइल डिफॉर्म होती है। फिर तो कभी बिल्डिंग गिरती नहीं यार, फिर तो बिल्डिंग कभी साइड में टिल्ट करती नहीं, फिर तो अगर ऐसा होता तो सॉइल कंप्रेस हो जाती है ना।
ठीक है, सॉइल कंप्रेस हो जाती है ना। ऐसे तो फिर फुटिंग भी पढ़ना हमारा बेकार था, फुटिंग में भी बेंडिंग नहीं होती। चलो अब इस टो स्लैब को देखो, अब देखो टो स्लैब में मेनली क्या होता है, पर सर सॉइल पहले से कॉम्पैक्ट, बेटा लोड नहीं दिख रहा, लोड किस डायरेक्शन में ज्यादा है, लोड किधर ज्यादा है, इधर लोड ज्यादा है ना भाई, इधर तो लोड है ही नहीं ना, लोड आपका सारा कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है। तो जिधर डायरेक्शन में लोड ज्यादा होगा, अगर दो कॉलम होंगे और इस पर लोड ज्यादा जाएगा तो किधर सेटलमेंट होगा, ठीक है ना, समझ गए बालक। लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यहां पर लोड ज्यादा है, पूरे स्ट्रक्चर का लोड यहां पर लग रहा है। फिर उसके अलावा जो ये कॉम्प्लिकेटेड अलग है, अभी कैसे कॉम्प्लिकेटेड है, अभी तो केवल हम वर्टिकल फोर्सेस के बारे में सोच रहे हो, और जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर लग रहा है और उसका जो मोमेंट लग रहा है, उसका जो इफेक्ट आएगा P अपॉन ए प्लस माइनस एम बाई जेड, उसे कौन कंसीडर करेगा, P अपॉन ए प्लस एम माइनस एम बाई जेड, इसे कंसीडर नहीं करोगे, इसकी वजह से कुछ नहीं होगा, बोलो। एम बाई जेड भी आएगा ना, भी इसको भूल जा रहे हो हॉरिजॉन्टल फोर्स को। अब देखो ध्यान से, अब देखिएगा ओवर टर्निंग की वजह से क्या होगा, यहां पर ऊपर की ओर प्रेशर लगेगा, यहां पर तो सॉइल है नहीं, मेन बैकफिल तो यहां पर है, तो यहां से जो नेट प्रेशर लगेगा वो कहां लगेगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ठीक है। ये किस तरह से बेंड करेगा आपका, इस तरह से, तो टो स्लैब में आप रीइंफोर्समेंट कहां प्रोवाइड करेंगे, बॉटम में, ठीक है नीचे। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि टो में, मैं एक सिंगल डायरेक्ट डायग्राम में सबको दिखा देते हैं एक साथ, ताकि आपको ये अब याद हो जाए आगे के लिए हमेशा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में यही बनेगा कि रिलेटिवली जो मेन रीइंफोर्समेंट है वो कहाँ देते हैं, तो इसमें यहाँ, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अब मेरा समझाने का काम खत्म हो गया है, स्लाइडिंग फोर्स कितना होगा वो भी बता दिया, ओवर टर्निंग मोमेंट भी बता दिया, ठीक है, कहां पर कैसे रीइंफोर्समेंट देना है वो भी बताना है। अब मैं फटाफट बस एक्सप्लेन करता जाऊंगा, रिटेनिंग वॉल क्या होती है। रिटेनिंग वॉल आप जानते हैं, रिटेनिंग वॉल्स आर यूजली बिल्ट टू होल्ड बैक सॉइल मास, हाउएवर रिटेनिंग वॉल्स कैन आल्सो बी कंस्ट्रक्टेड फॉर एस्थेटिक लैंडस्केपिंग पर्पस। ये रिटेनिंग वॉल हो गए, इसके सारे जो कंपोनेंट है वो आपको समझ में आ गए। कुछ ये फोटोज देख लो रिटेनिंग वॉल के, ठीक है, पहाड़ी जगहों पर इस तरह से भी लैंडस्लाइड वगैरह को रोकने के लिए भी इस तरह से वॉल्स बना दी जाती हैं। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेनिंग वॉल। सबसे पहले मैंने आपको ग्रेविटी वॉल या मेसनरी और प्लेन कंक्रीट वॉल बता दिया, ये वेट के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ये इन्वर्टेड टी या एल शेप की होंगी, ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद दो और होती हैं, काउंटर फोर्ट एंड बट्रेस रिटेनिंग वॉल। काउंटर फोर्ट एंड बट्रेस बोथ आर सेम, थोड़ा सा ही स्लाइड फर्क है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल क्या होगी। हाँ,
ब्रिजेस वगैरह के अबटमेंट में बहुत जगह पर यूज करते हैं। तो ये आपके पास ग्रेविटी वॉल हो गई, ये आपका टी शेप्ड हो गई, ये टी शेप्ड हो गई, ये आपकी एल शेप हो गई। इसमें बीप होल्स भी बनाए जाते हैं, टाइल ड्रेन्स दे देते हैं ताकि अगर बारिश के दिनों में यहाँ पर पानी वानी आ जाए तो उसके निकलने की सुविधा हो जाती है। यहाँ पर इस तरीके से इंक्लाइंड अरेंजमेंट होता है, पानी इधर को चला जाता है। ठीक है, ये काउंटर फोर्ट एंड बट्रेस, इसको समझा देता हूँ काउंटर फोर्ट एंड बट्रेस कैसे होती हैं। इसका 3D डायग्राम होगा। हाँ, देखो यार, आपने स्टिफनर्स पढ़े थे, हमने स्टील में क्या पढ़े थे, स्टिफनर्स पढ़े थे, याद है? जब हमारे पास एक प्लेट गर्डर होता था, जब हमारे पास एक प्लेट गर्डर होता था, और ये प्लेट गर्डर, ठीक है, और अगर ये प्लेट गर्डर क्या कर सकता था, मान लो बकल कर सकता था, क्या कर सकता था, बकल कर सकता था। तो हम लोग क्या करते थे, यहां पर कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते थे या करते थे? ठीक है, अब ये जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो देंगे, क्या वो इसको बकल होने देंगे? नहीं, राइट। अब बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर क्या होता है कि अगर हमारे पास एक रिटेनिंग वॉल है, अगर हमारे पास एक रिटेनिंग वॉल है, तो एक्चुअल में आपको मालूम है कि जो अर्थ प्रेशर है वो नीचे की तरफ जाने पर बढ़ता है, जो अर्थ प्रेशर है वो नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। ऊपर अर्थ प्रेशर कम होता है, नीचे की अर्थ प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मैक्सिमम अर्थ प्रेशर कहां लगता है, हमारा बॉटम में। इसी वजह से इसका जो प्रोफाइल बनाया जाता है वो इस तरह का होता है, चाहे डैम का हो चाहे रिटेनिंग वॉल का, कि नीचे विड्थ ज्यादा देते हैं, ऊपर विड्थ कम देते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हमें, जैसे मैंने यहां पर ये पूरा एक सिंपल सिंगल थिकनेस का प्रोवाइड कर दिया स्टिफनर, यहां पर वैसा नहीं करते, यहां पर क्या करते हैं, इंक्लाइन मेंबर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहां पर क्या कर देंगे, इंक्लाइन सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बट्रेस या काउंटर फोर्ट। ठीक है, तो अगर बैकफिल साइड में हमने प्रोवाइड किया है सपोर्ट, ये जो इंक्लाइन मेंबर है, अगर ये बैकफिल साइड में है तो काउंटर फोर्ट बोलते हैं, और अपोजिट साइड में है तो उसको बट्रेस बोलते हैं। ठीक है, अगर आप वेट करो तो मैं अभी गूगल पर, मैंने इमेजेस यार, मैंने, ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने इमेजेस ना रखी हूं इनकी, बट आई कैसे नहीं। अभी आपको 3D इमेजेस दिखा देते हैं।
समझ गया? देखो अब ये रिटेनिंग वॉल है, तो यहां पर इस तरीके से ये चीजें प्रोवाइड कर दी हैं। ये आपको अब इंक्लाइन, ये मेंबर्स आपको बनते हुए दिख गए होंगे। ठीक है, इन्हीं को हम लोग सिंपल डायग्राम में कैसे दिखा देते हैं, तो वो ये रहा, ये आपके काउंटर फोर्स। ये स्टेम हो गया आपका, ये हील स्लैब हो गई, ये काउंटर फोर्ट हो गया। तो बैकफिल साइड में है तो काउंटर फोर्ट, और सेम चीज जब अपोजिट साइड में बना देते हैं तो उसी को हमने क्या बोल दिया, बट्रेस बोल दिया, बट्रेस बोल दिया। अब यहां पर देखो होगा क्या, यहां से मेन डिफरेंस क्या आया उस बात को समझना। मेन डिफरेंस ये आया कि अभी तक ये एक कैंटिलीवर की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन अब ये जो वर्टिकल स्लैब हो गई आपके पास, ये यहां पर और यहां पर क्या हो गई, सपोर्टेड हो गई, सपोर्टेड हो गई। तो अब इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, अब इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, क्या अभी भी कैंटिलीवर रहेगा या कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा? तो अब याद रखिएगा, अब ये जो स्लैब हो जाएगी, अब ये आपकी कैंटिलीवर की तरह वेव करके कॉन्टिन्यूअस की तरह वेव करेगी। किसकी तरह वेव करेगी, कॉन्टिन्यूअस की तरह। तो बेंडिंग भी जो होगी कुछ इसकी इस तरह से होगी, या ऐसे कह लो। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से ये जो बेस स्लैब होगी, ये भी इस बीच में आप किसकी तरह वेव करेगी, आपकी कॉन्टिन्यूअस की तरह। क्लियर हो गया? तो इसलिए भी इसको समझना थोड़ा सा क्या था, जरूरी था। अर्थ प्रेशर मैंने आपको पूरा बता ही दिया। ये सब आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, और सॉइल में हम इनको आगे पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल एक्शन आपको इसका मैंने समझा दिया, बिहेवियर और स्ट्रक्चरल एक्शन एंड डिजाइन ऑफ स्टेम, हील एंड टो स्लैब ऑफ एनी कैंटिलीवर बी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये इस तरह से है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम आपको सारे डिफॉर्मेशन जो है वो दिख रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको रीइंफोर्समेंट भी समझ में आ रहा है, यहाँ पे टॉप में, यहाँ पर बॉटम में, और यहाँ पर ये आपका बैकफिल साइड में। अब कुछ क्वेश्चंस किए जाएं पहले, है ना, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन कीजिए। इन अ reinforced concrete retaining wall, shear key is provided if, shear key कब प्रोवाइड करते हैं, when shear stress in the vertical component is exceeds, shear force in the toe slab is less than that in the heel slab, retaining wall is not safe against sliding, shear force in the toe slab is more than that in the heel slab, retaining wall is not safe against overturning। तो आंसर क्या देगा, सी, रिटेनिंग वॉल इज नॉट सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग। अगेन फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, इन अ आरसी रिटेनिंग वॉल अ shear key is provided if the, अगेन क्या देगा, सी ऑप्शन, रिटेनिंग वॉल इज नॉट सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग।
अगला क्वेश्चन, इन द heel slab in a cantilever retaining wall main reinforcement is provided at। तो heel slab में आप अविलास बेटा बताया था ना मोमेंट का भी तो इफेक्ट आएगा। इन दी हील स्लैब इन अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल मेन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइड। और एक काम करो, अगर थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो आप सोम में कॉलम देख कर आओ। कॉलम कॉलम में जब एसेंट्रिक लोडिंग होती है तो किस तरह से किसी भी कॉलम में अगर एसेंट्रिक लोडिंग होती है मतलब ना केवल एक्सियल लोड लग रहा है बल्कि मोमेंट भी आ रहा है, तो आप जानते हैं कि एक साइड में क्या हो जाता है P अपॉन ए प्लस एम बाई जेड और दूसरा P अपॉन ए माइनस एम बाई जेड। अभी हम इस सबको यहां पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि रिजल्टेंट कहां से पास होना चाहिए, मिडल थर्ड रूल, वो सारा यहां पर भी आएगा। तो कल आप आओ तो एक काम करना, थोड़ा सोम का लेक्चर और देख कर आना एक बार कॉलम वाला, स्पेशली मिडल थर्ड रूल, मिडल फोर्थ रूल वगैरह, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। इन द हील स्लैब इन अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल मेन रिइंफोर्समेंट, तो कहां प्रोवाइड करेंगे आप, ठीक है, टॉप में, टॉप ऑफ दिस स्लैब है ना। बहुत जगह आता है सेम कॉन्सेप्ट, बहुत जगह पर आता है। अगला क्वेश्चन, इन टी शेप आरसीसी रिटेनिंग वॉल द मेन रीइंफोर्समेंट इन द स्टेम इज प्रोवाइडेड। स्टेम में मेन रीइंफोर्समेंट कहां प्रोवाइड करते हैं, स्टेम में मेन रीइंफोर्समेंट कहां प्रोवाइड करते हैं। द फ्रंट फेस इन वन डायरेक्शन, द फ्रंट फेस इन बोथ डायरेक्शन, द इनर फेस इन वन डायरेक्शन, द इनर फेस इन बोथ डायरेक्शन। क्या आंसर होगा इसका, सी या डी। याद रखिएगा आपसे बेसिकली मेन रीइंफोर्समेंट पूछा है, मेन, तो मेन रीइंफोर्समेंट जो होता है वो इनर फेस पर एक डायरेक्शन में होता है, दूसरी डायरेक्शन में सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट होता है, ठीक है। ये ना बेटा, जो मेन रीइंफोर्समेंट होगा वो वर्टिकल होगा ना केवल, जो हॉरिजॉन्टल होगा वो क्या होगा, वो तो सेकेंडरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ shear key is provided in a retaining wall to avoid। shear key किस लिए प्रोवाइड करते हैं, स्लाइडिंग, ओवरटर्निंग, बकलिंग, बेंडिंग, तो अगेन क्या आंसर इज स्लाइडिंग। if the lateral pressure on a retaining wall is high, lateral pressure on a retaining wall is high, the following measure are taken while designing। क्या करोगे, wall thickness is increased to reduce the moment at base, slab thickness is increased to reduce the moment, height of the retaining wall to be increased to the moment resisting capacity, या shear key is provided to reduce the lateral pressure। क्या कर देंगे, shear key प्रोवाइड कर देंगे। इस समय भी शादियां होती हैं क्या, तो बारात बारात जा रही है यहाँ से आज बड़े टाइम बाद।
बारात का बैंड बाजा बज रहा है। गड्डी लेके निकल रहे हैं भाई साहब इस समय। इन अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल द मेन स्टील reinforcement इज प्रोवाइडेड। बेटा लेटरल प्रेशर ज्यादा होगा मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स ज्यादा होगा तो स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी ना। जब मैंने 1 by 1 सारी चीजें बताई थी तो सबसे लास्ट में बताया ना शेयर की क्यों हमने प्रोवाइड किया, ग्रेविटी से कैसे एल पर पहुंचे, एल से कैसे टी पर पहुंचे और फिर टी में क्यों शेयर की लगाई, तब भी बताया था ना। इन अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल the main reinforcement is provided on the backfill side in the vertical direction, on both inner and outer faces in horizontal as well as in vertical direction to counteract shear stresses. So on the backfill side in the vertical direction, on the backfill side in the vertical direction. Next question. While designing a RCC retaining wall, the lateral earth pressure is, आरसीसी वॉल को डिजाइन करते समय हम जो लेटरल अर्थ प्रेशर लेते हैं वो कितना होता है, इक्वल टू दी मास ऑफ सॉइल रिटेन, प्रोपोर्शनल टू दी हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल, proportional to the internal friction of soil, equal to the square of the depth of the soil. क्या आंसर होगा इसका? बेटा पहली बात तो ध्यान दो, यहां पर लेटरल अर्थ प्रेशर की बात पूछ रहा है, तो प्रेशर P इज इक्वल्स टू होता है के ए गामा एच। दूसरी बात अगर आप टोटल की बात भी करते तो अभी टोटल क्या होता, हाफ के ए गामा एच स्क्वायर होता, तब भी ये एच स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता ना कि इक्वल। क्या लिखा हुआ, इक्वल टू दी स्क्वायर ऑफ द डेप्थ ऑफ द सॉइल, डेप्थ ऑफ द सॉइल के स्क्वायर के इक्वल थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा बी, प्रोपोर्शनल टू दी हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल, क्योंकि प्रेशर की बात पूछ रहा है। प्रेशर होता है P इज इक्वल्स टू के ए गामा एच, तो जो प्रेशर है अर्थ प्रेशर P इज इक्वल्स टू होता है के ए गामा एच, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H के। जो स्लाइडिंग फोर्स होता है या जो टोटल फोर्स होता है या जो स्लाइडिंग फोर्स होता है वो एच स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो मोमेंट होता है वो एच क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जबरदस्ती बेवकूफ बनाने वाला ये सवाल यहां पर है, आंसर होगा बी। In design of heel of cantilever RC retaining wall, the main steel is provided at center, bottom, both at top and center top. heel की बात हो रही है, heel, तो heel में अगेन कहां पर होगा आपके पास, टॉप, ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a cantilever retaining wall, the heel slab acts as, in a cantilever retaining wall, the heel slab acts as horizontal cantilever under the action of the resulting soil pressure acting upward, या हॉरिजॉन्टल कैंटिलीवर अंडर द एक्शन ऑफ द रिजल्टिंग सॉइल प्रेशर एक्टिंग अपवर्ड। दोनों ही अपवर्ड दे दिए, एक को काट के डाउनवर्ड कर लो, इसको डाउनवर्ड कर लो।
देन वर्टिकल कैंटिलीवर अंडर द एक्शन ऑफ द वेट ऑफ रिटेन्ड अर्थ, या वर्टिकल कैंटिलीवर अंडर द लेटरल अर्थ प्रेशर। ठीक है भाई, तो वर्टिकल तो होगा नहीं, होगा हॉरिजॉन्टल। अब हील है, अब हील पर आपने ये देखना है कि नेट वर्टिकल डाउनवर्ड था या वर्टिकल अपवर्ड था। तो रिजल्टिंग सॉइल प्रेशर अप डाउनवर्ड था। याद रखिएगा, रिजल्टिंग सॉइल प्रेशर, देखो सॉइल ऊपर भी सॉइल है और नीचे भी सॉइल है, ऊपर भी सॉइल है और नीचे भी सॉइल है। तो जो रिजल्टिंग सॉइल प्रेशर था वो डाउनवर्ड था, इसीलिए ये नीचे की ओर बेंड कर रही थी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इस हिसाब से बी हो जाएगा, लेकिन हमें डाउनवर्ड करना पड़ेगा। भैया बड़ी जाके, या एक काम करता हूं, यहां पर आंसर ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं वहीं पर ए में चेंज कर देता हूं, इसको चेंज कर देता हूं। दो जगह चेंज करने से अच्छा है एक ही जगह चेंज कर दो, दो जगह चेंज करने से अच्छा है एक जगह चेंज कर दो, ठीक है, डाउनवर्ड। नाउ the vertical retaining wall of the RCC counterfort is designed as, vertical retaining wall of the RCC counterfort, इसको कैसे डिजाइन करोगे आप, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड, कॉन्टिन्यूअस, नन ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस स्लैब की तरह डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल्स द अपराइट एंड हिल स्लैब, अपराइट मतलब स्टेम, and heel slab acts as cantilever, continuous, simply supported, slab supported on four side। आंसर क्या हो जाएगा, continuous। ठीक है भाई, तो हमने जितना आज पढ़ा उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिए। तो कल किया जाए इसके आगे, तो कल हम लोग इसका थोड़ा डिजाइन वाला पार्ट देखेंगे। आज हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स देखे, कल हम लोग इसका क्या करेंगे, डिजाइन वाला पार्ट देखेंगे, कल आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल ये खत्म हो जाएगा। पहले मैं सोचा था कि केवल ऐसे ही थोड़ा कोडल प्रोविजन टाइप ही करवा दें, एक ही क्लास में खत्म हो जाता, फिर मैंने कहा चलो जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सही से ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, हाँ भैया बताइए जिनकी जो भी समस्याएं थी, जिन्हें जो पूछना हो आप पूछो। अगला सब्जेक्ट कौन सा होगा, पिछला सब्जेक्ट कब पूरा हुआ था, कौन सा क्यूआरपी नहीं हुआ, कहाँ पे क्या दिया, पूछो जो पूछना है। अब आप पूछ सकते हैं जो भी पूछना है। गुड नाइट बेजी जी, गुड नाइट। अभी पहले अब आरसीसी पूरा खत्म हो जाए, ठीक है, अभी ये इसमें रिटेनिंग वॉल, वाटर टैंक, स्टेयरकेस, प्री स्ट्रेसिंग, इसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। उधर आपका एनवायरमेंट चल रहा है क्यूआरपी के थ्रू, यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं इसमें एस्टिमेशन, कॉस्टिंग या सीपीएम पार्ट। ठीक है, ऐसा कुछ कर लें। वेबसाइट का कार्य यार अभी प्रगति पर नहीं, अभी रुका हुआ है, सही बताऊं तो अभी वेबसाइट का कार्य अभी रुका हुआ है। वैसे आपको आज सेडिमेंटेशन का सारा समझ में आया, क्यूआरपी के आपने लेक्चर्स देखा होगा आज। ठीक है, मैंने वहां पर बिल्कुल एकदम बेसिक जो जीरो वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी सारे इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखते हुए।
सीपीएम एक लंबा लेक्चर क्यों, देखिए देखो अब यहाँ पर अब जो विजन बैच में अब जो भी होगा वो तरीके से ही खत्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर मैं अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आपके लिए बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी मैं लेके चल रहा हूँ इस समय। अब मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाई है आप लोगों के लिए, वो ये है कि ऐसे टॉपिक, सौरभ बेटा विजन बैच के टेलीग्राम ग्रुप में दे रखे हैं, वहां से ले लेना। ऐसे टॉपिक जो ना तो मैराथन में हुए हैं अभी तक, ठीक है, ना प्रॉपर अभी उसका कंटेंट है, जैसे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इसकी थ्योरी मैंने नहीं पढ़ाई है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इसकी थ्योरी नहीं पढ़ाई है। दूसरा सीपीएम पार्ट, ये उस तरह से नहीं पढ़ाया गया। फ्यू टॉपिक्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं बिल्डिंग मटेरियल के, अभी वो हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप बताते जाओगे वैसे वैसे हम करते रहेंगे। रेलवे की थ्योरी अभी कहीं पर बहुत अच्छे से नहीं हुई है, रेलवे हो गया, ब्रिज हो गया, टनल हो गया, ठीक है, ये सब यहां पर हम कवर करेंगे। उधर जैसा अब एनवायरमेंट है तो एनवायरमेंट आपका मैराथन और प्लस क्यूआरपी से आप कवर कर ही रहे हैं, मैं उधर बहुत अच्छे से लेके चलूंगा उन चीजों को, ठीक है। और इधर आपके ऐसी चीजें जिनसे दो दो चार चार क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, लेकिन हम छोड़ देते हैं, उनको सारा यहां कर लेंगे। फाउंडेशन इंजीनियरिंग तो बेटा ऑलरेडी करवा दिया वहां पर फाउंडेशन का, लेकिन आपका जो वाइब्रेशन वाला पार्ट है ना, फाउंडेशन का जो वाइब्रेशन वाला पार्ट है वो करवा देंगे यहां पर। वाइब्रेशन वाला एयरपोर्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, तो इस तरह के टॉपिक्स हैं उनको सब यहां पर करवाते जाएंगे आपको, ठीक है। तो इसके बाद में या तो सीपीएम पार्ट या फिर एस्टिमेशन कॉस्टिंग। तो मैंने आपको बता दिया बेटा, देखो आपका विजन बैच में कितना काफी कुछ कंप्लीट है ऑलरेडी। देखो विजन बैच में, विजन के एक टेलीग्राम ग्रुप में तो ज्वाइन करते हैं, मैंने तो बेटा कई बार शेयर किया है व्हाट्सएप लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया, आप देखना, ये तो मिल जाएगा, कोई भी प्रोवाइड कर देगा। देखो सोम आपका हो रखा है, स्ट्रक्चर हो रखा है, देख लेते हैं अभी तक क्या क्या कवर आपका हो गया है। मैकेनिक्स कवर हो गया है आपका, आरसीसी हो गया आपका, स्टील हो गया, आरसीसी मतलब चल रहा है, हो जाएगा आपका। सॉइल बहुत अच्छे से कर रखा है विद क्वेश्चन से सॉइल आपका। एफएम आपका हो रखा है, बट एफएम में क्वेश्चंस जो है हमें अभी और करना है। एफएम में क्या करना है, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पर और ध्यान देना है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा और करना है। हाईवे ऑलमोस्ट डन है, थ्योरी वाला पार्ट काफी हाईवे का भी, ठीक है। सर्वे डन है आपका एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है, इतना तो आपका ऑलरेडी डन है। इनमें कुछ कुछ कमियां हैं, जैसे सर्वे में लगेगा कि फोटोग्रामेट्री और कर दें, एस्ट्रोनॉमी तो अच्छे से करवा ही रखा है, या कि कुछ और टॉपिक ऐसा लग रहा है जहां पे कोई कमी रह जा रही है उनको कर लेंगे। हाईवे में कुछ टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है उनको कर लेंगे, है ना। और जो मुझे करवाने हैं वो मैंने आपको बता दिया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग की थ्योरी, सीपीएम पट। हाँ, अभी इसी के साथ में इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, तो इरिगेशन मैंने डैम तक बहुत अच्छा करवा रखा है मैराथन में। डैम के आगे का जितना पार्ट है, स्पिलवे एक्सेट्रा, वो सब मैं करवाऊंगा, है ना। स्पिलवे हो गए और बात का हो गया, वो सब करवा देंगे, ठीक है। हाँ, प्रभांशु क्वेश्चंस की तो बेटा दिक्कत ही नहीं करनी। आलोक देखो यार, मेरा बस चलेगा, मैं तो सारा लाइव ले लूंगा, मुझे तो पढ़ाना है ना, मैं तो हमेशा आपके सामने लाइव रहूंगा। ये सारी चीजें आप लोगों को ही देखते हुए, पहले केवल यूपीपीएससी एई का एग्जाम था, केवल एई के एग्जाम के बारे में सोचना था, हम तो पढ़ाते रहेंगे। अभी हमें लेक्चरर के एग्जाम के बारे में सोचना है, आपका यूपीपीएससी एई के बारे में सोचना है, और उत्तराखंड एई के बारे में सोचना है, ठीक है। मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं पूरा एफएम दोबारा पढ़ाऊंगा, मुझे एफएम दोबारा करवाना है पूरा। मुझे तो ये सारे सब्जेक्ट साइक्लिक ऑर्डर में लेके चलना है। हर साल ऐसे ही होता है कि हम एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर वो खत्म होता है, फिर दोबारा जीरो से फिर आ जाते हैं। पहली बार मैं इस तरीके से लेकर चल रहा हूं कि आरसीसी
और स्टील और कुछ सब्जेक्ट में ऐसे लेकर चल रहा हूं कि मुझे वो अब दोबारा नहीं पढ़ाने होंगे कभी भी। नवंबर एंड तक तो मैक्सिमम सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, नवंबर एंड तक काफी चीजें आपकी फिनिश हो जाएंगी। 20 अक्टूबर तक आपका आरसीसी मान लो, उसके बाद ये 8-10 दिन के टॉपिक है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया 8-10 दिन का रहेगा, सीपीएम पार्ट हार्डली 8-10 दिन का रहेगा, ठीक है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग और सीपीएम पार्ट को मैं आपको एक बात बता दूं कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड सीपीएम पार्ट, इनके क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा करा रखे हैं क्यूआरपी में, इनके क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा करवाए हुए हैं, हर तरह के क्वेश्चन। एस्टिमेशन का आने वाला एक एक टाइप का न्यूमेरिकल, जिस भी तरह का न्यूमेरिकल आता है मैंने वहां पे करवा रखा है। सीपीएम पार्ट के हर तरह के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। इनफैक्ट जो मशीन वाला पार्ट होता है, इक्विपमेंट वाला पार्ट होता है, वो भी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम पूरा करवा रखा है बहुत अच्छे से। इनकी क्या करना है, थोड़ा सा थ्योरी पर मुझे आपको विशेष ध्यान देके समझाना है, थ्योरी, ताकि आपको थ्योरी मिल जाए और प्रॉपर नोट्स मिल जाए। इनकी आपको बेसिकली क्या देनी है, थ्योरी प्लस नोट्स, ठीक है। फिर एक बार जब ये सिलेबस पूरा हो जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा भी हमारी मैक्सिमम चीजें कवर हो गई, उसके बाद आपको सर्वे लाइव पढ़ना है, आप सर्वे द्वारा लाइव पढ़ लो। आपको एफएम लाइव पढ़ना है, आप एफएम पढ़ लो। क्योंकि मुझे तो, मैं जो वेबसाइट अपनी बना रहा हूं, मेरी थिंकिंग ये है आने वाले टाइम के लिए कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद में मैं कोई भी सब्जेक्ट लाइव नहीं पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट सारे रिकॉर्डेड हो जाएंगे। बस फिर मेरा रिकॉर्डेड बैच रहेगा, जिसे परचेज करना है वो रिकॉर्डेड बैच परचेज करो। मैं केवल ज्यादा से ज्यादा क्या करवाया करूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्रैश कोर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्रैश कोर्स, बस ये आरसीसी के लेक्चर्स बन गए। अब मैं लाइफ में दोबारा कभी आरसीसी और स्टील लाइव नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब ये लेक्चर्स हो गए, जिसको देखना है इन्हीं लेक्चर के थ्रू देखेगा। अब क्या होगा, आगे से कभी भी नया बैच आएगा तो केवल आरसीसी के स्टील के क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, क्रैश कोर्स हो जाएगा, शॉर्ट में थ्योरी मैराथन टाइप हो जाएगी, लेकिन डिटेल में ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन जो मिलना है ना, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से मिलना है। वही चीज बार बार, फिर वही डेरिवेशन, हर चीज बार बार करवाने से कोई फायदा थोड़ी ना है। और अभी भी 90% जनता जो है वो रिकॉर्डेड सेशन ही देखती है बाद में, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, हर सब्जेक्ट के आपके मतलब क्वालिटी इंप्रूव करते जाएंगे। जैसे मुझे लग रहा है कि मान लो एफएम के लेक्चर्स अभी उस लेवल के नहीं है, मान लो मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं एफएम दोबारा लाइव लेकर उसको बढ़िया से करवा दूंगा, ठीक है। मुझे लग रहा है यार सर्वे जो है वो लाइव में उतने अच्छे से नहीं, मतलब जहां जहां गुंजाइश होगी इंप्रूवमेंट की। फिलहाल मुझे लग रहा है कि आरसीसी और स्टील काफी अच्छे से हुआ है, हो गया है मेरे ख्याल से। स्ट्रक्चर भी सेम कह सकता हूं, है ना, मैकेनिक्स है लाइव ऐसा। अरे ये तो ना कि लाइव नहीं पढ़ाएंगे, लाइव पढ़ाया करेंगे, लेकिन सिस्टम दूसरा रहेगा, ठीक है। क्लास ऐसी हुआ करेगी, लेकिन स्टूडेंट्स जो होंगे वो दिन में लेक्चर देख कर आएंगे अपना रिकॉर्डेड, रात में क्वेश्चन प्रैक्टिस डाउट सेशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस डाउट सेशन, ठीक है। चलिए फिर, है ना, गुड नाइट, काफी टाइम हो गया, आराम करो आप लोग भी। बाकी आप ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों का जो बैच है उसमें ऐसे ही काम चला दूंगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सब डिपेंड करेगा कि हमें पेपर के पहले कितना टाइम मिलता है, क्योंकि मुझे एग्जाम के पहले आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की मैराथन क्लासेस भी लेनी है। याद रखिएगा, एग्जाम के 20 जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आता है, जैसे आपका यूपीपीएससी ए का एडमिट कार्ड आता है या मालूम चल जाता है एग्जाम कौन सी डेट में है, तभी से आपकी फिर मैराथन क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, सिंगल सब्जेक्ट वाइज। वो सारी चीजें भी करनी है। इसके अलावा मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लेके आने, 2-2 3-3 सब्जेक्ट को मिक्स करके, फिर उस तरीके से बहुत सारी चीजें करनी है। केवल थ्योरी से सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अभी जैसे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे क्यूआरपी में, फिर मिक्स क्वेश्चन टाइप आ जाएगा, है ना, मैराथन क्लासेस आ जाएंगी वो। और टाइम परमिट करेगा तो बाकी सब्जेक्ट को भी लाइव पढ़ा देंगे दोबारा, ठीक है। चलिए गुड नाइट, फाइनली थैंक यू। पीडीएफ मैं आपको अभी इसकी प्रोवाइड कर देता हूँ।